तो आज हम ऑनलाइन लेक्चर में सखवात जी ये पार्ट हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। 9th क्लास का हम लोग देखने वाले इसके बारे में। देखिए पार्ट 8वां सखवात जी और उसके जो लेखक है लेखक राजन गवस। उनका जन्म है 1959 साली त्यांचा जन्म झाला। त्याच्या अगोदर माझं थोडं इंट्रोडक्शन तुमच्यासोबत करतो। माझं नाव विजय कुमार मोहन सकट, खैरनगर मनपा माध्यमिक इंग्रजी शाळा बांद्रा पूर्व। तर मी मध्ये मध्ये हिंदी पण तुमच्यासाठी बोलल, कारण पूर्णतः मराठी थोडं कठीण जातं समजाय, त्याच्यामुळे हिंदी पण मी थोडं थोडं बोलेल। तर चला अपन शुरू करूया। आजी ये पाठ। हमारे गांव में जो हमारी जी मतलब हमारी दादी रहती है, उन्हीं के बारे में इस पाठ में जानकारी दी गई है कि आजी हमारे घर में रहती है, लेकिन ये जो आजी थी पूरे गांव में थी और गांव में क्या क्या चीजें वो आजी किनके साथ कैसे उनके संबंध थे, इसके बारे में हम आज ये पाठ देखेंगे। तो देखो पाठ के जो लेखक है ये है ये राजन गवस है। उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार लेते हुए और उन अनेक बुक्स लिखे। उसमें तनकट ही कादंबरी, भंडार, कळप, धिंगाणा या कादंबरी लिहिल्या। आणि त्याचबरोबर या पाठामध्ये आपण ये देखो ये है सखू आजी। अभी इस पाठ में सखू की क्या क्या विशेषता बताई गई है, म्हणजे सखू आजीचे काय काय वैशिष्ट्ये या पाठामध्ये सांगितलेली आहेत ते आपण पाहणार आहोत। हे पहा, हा आजीचा पूर्ण गाव आहे। त्यामध्ये है ना, हेलो, ठीक है। देखो ये है लेखक परिचय। उसमें लेखक ने साहित्य अकादमी पुरस्कार लेखक को मिला था और इस पुरस्कार के बाद उन्होंने एक बुक्स लिखे। उसमें कादंबरियां थी, बुक्स थे। उसमें तनकट, भंडारभो, धिंगाणा या कादंबऱ्या त्यांच्या प्रसिद्ध होते। त्यानंतर हे पहा, ही आहे सखवाजी। सखवाजी या त्यांच्या गावामध्ये पूर्ण प्रसिद्ध व्यक्तिमत्व होतं। मतलब सब लोग अच्छे से और एक दूसरे के साथ उनके संबंध भी अच्छे थे। और ये संबंध कैसे थे, सखवाजी उस गांव में कैसी थी, ये जानकारी हम इस पाठ में लेने वाले। अभी सखवाजी की विशेषताएं क्या क्या है, उसमें पहली विशेषता जो है पहली विशेषता है जुन्या नव्या मूल्यांविषयी भान। मतलब पुराने विचार और नए विचार, मतलब वैल्यू ऑफ लाइफ, मतलब जीवन की जो
जीने का जो तरीका है उसमें पुराने विचार और नए विचार ये ध्यान रखकर आजी रहती थी। त्यानंतर दूसरा आहे निर्णय क्षमता। निर्णय क्षमता का मतलब डिसीजन, मतलब कोई भी कंडीशन में रहती है तो उनको सॉल्व करने के लिए आजी तुरंत वो सॉल्व करती थी। मतलब डिसीजन पावर एकदम अच्छी थी आजी की। और जो भी निर्णय लेती थी एकदम सही से आजी निर्णय लेती थी। उसके बाद तीसरा है तिची प्रगतशील दृष्टी। तिची प्रगतशील दृष्टी म्हणजे जो आगे का विचार है कि स्कूल का आगे के जो लाइफ के आगे के जो विचार है उसके बारे में वो से कर सकते ऐसी उनकी दृष्टि थी। कोई भी चीज है वो सोच समझकर करती थी। अब प्रगतिशील दृष्टि, अभी इसको अगर से देखा जाए तो अगर गांव में अगर पढ़ाई के मतलब बड़े लोग प्रौढ़ लोग का अगर वर्ग शुरू हुआ है तो उसमें आज ही को लगता था कि सभी को शिक्षा मिले, तो आज ही वो टीचर्स लोगों को लेके जाती थी और फिर उसमें से आज ही वो अपना पढ़ाई पढ़ने लिखने के लिए सीखी और फिर उन्होंने अपने गांव के जो इतर बाकी जो लोग हैं उनको पढ़ाया था। तो ये प्रगतिशील दृष्टि हुई, मतलब आगे हम लोग को क्या जरूरत है वो पहले सोच के रखने का, ये दृष्टि आज ही की थी। उसके बाद तो आज ही सब अच्छा बर्ताव करती थी और सभी को आज ही अच्छी लगती थी। क्यों लगती थी? क्योंकि उनकी बोलने का तरीका और एक दूसरे के साथ वो अच्छे से रहती। पूरे गांव को ऐसा लगता था कि आज जी के साथ में ज्यादा से ज्यादा बात करे। ठीक है, अभी हम लोग पाठ स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी मैं पढ़ रहा हूँ सखोजी परवा। ही गोष्ट कदाचित सांगणे इतपत महत्वाची नसेल, कारण आपण कितीतरी मृत्यू रोज अनुभवत असतो। मग सखू आजी पावली याला विशेष महत्व काय, असा प्रश्न कोणी उपस्थित करू शकेल याबाबत मला काही म्हणायचे नाही। तरी सखू आजीचा मृत्यू मला खोलवर जखम करून गेला। तो यहाँ पर क्या कहना चाहते कि सखू आजी पर मतलब परसों के दिन सखू आजी की डेथ हो गई। तो ये गोष्ट मतलब किसी को इतनी महत्वपूर्ण नशे, मतलब किसी किसी लोगों को किसी की मृत्यु होना ये भी मतलब वो ऐसे कैजुअली मतलब उनको कुछ नहीं लगता था। लेकिन लेखक ऐसे हर दिन बहुत सारे लोग मरते रहते हैं, लेकिन सुखवात जी मरण पावली, इसको विशेष महत्व क्यों है, लेखक उसको विशेष क्यों रहे, असा प्रश्न कोणी उपस्थित करू शकेल। मतलब ऐसा सवाल कोई भी पूछ सकता है, याबाबत मला काही म्हणायचं नाही, इसके बारे में मुझे कुछ भी कहना नहीं है। लेकिन तरीही सखू आजीचा मृत्यू मला खोलवर जखम गेला, खोलवर जखम करून गेला, इसका मतलब है को उनको बहुत दुख पहुंचा। लेखक आपलं असं काय हरवलं असं आजही वाटतंय। तो लेखक को क्या लगता है कि अभी भी कुछ तो मिस हुआ है, कुछ तो गुम हुआ है, आजी चली गई है। माझ्या जगण्यातलं एक शुभ निरभ्र काही संपलं अशी एक पोकळी आहे। कोण सखू आजी, माझी कोण लागत होती थी। मतलब उनके जीवन में एक ऐसा गैप निर्माण हुआ है जी जाने के बाद।
कौन सखू आजी, मतलब सखू आजी कौन है, आजी कोण लागत होती, मतलब मेरी और उनका रिश्ता क्या था, कोणीच नाही, मतलब कोई भी नाही थी, ना माझ्या जातीची ना पातीची, पण तरीही ती माझ्या जवळची होती, मतलब मेरे कास्ट की वो नहीं थी, और मतलब मेरे बाजू में भी नहीं रहती थी, लेकिन फिर भी मेरे बहुत नजीक मेरी आजी थी, रक्ताच्या माणसा रक्ताच्या माणसा इतकी जवळची, आजीचं वय 90 वर्ष, हातात काठी, वाकून चालणारे, वाकून कमान झालेलं शरीर, चेहरा सुरकुत्यांनी भरलेला, सखू आजी गल्लीत जाता कोणी सहज म्हटलं आजी कुठं चाललीस, तर लगेच उत्तर, देखो लेखक का कहना है कि अभी वर्णन यहाँ से सखू आजीचं वय 90 वर्ष, मतलब उनकी उम्र 90 साल की थी, हाथात काठी, मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ दिख रहा है हाथ में डंडी है, वाकून कमान झालेलं शरीर, तर वाकून कमान झालेलं शरीर मतलब ऐसा जाना, और मतलब हाफ सर्कल जैसा उनका शरीर हुआ था, कमान मतलब हाफ सर्कल जैसा शरीर उनका हुआ था, चेहरा सुरकुत्यांनी भरलेला, चेहरा सुरकुत्यांनी मतलब उनका जो चेहरा था, जैसे बूढ़े व्यक्ति का चेहरे पे के ऊपर जैसी स्किन जमा होती है, वैसे सखू आजी की भी स्किन जमा हुई थी, सखू आजी गल्लीतून जरी चालली, देखो सखू आजी कहाँ पर अगर उनको दिखाई दी तो सखू आजी को अगर किसी ने पूछा कि सखू आजी कुठं चाललीस, मतलब सखू आजी कहाँ जा रही है, तो सखू आजी कैसे उत्तर देती थी, देखो, कुठं जातोय बाबा म्हातारा माणूस, हाडं गेली वड्याला, बघा माझ्या हाडं गेली वडाला, बघा माझ्या मडाला, आता काय बोलते हे सगळ्यांना समजायचं, पण प्रत्येक जण तिच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न करतो. अभी देखो, किसी व्यक्ति ने पूछा कि आजी कहाँ जा रही, तो आजी का जो कविता पोएम के जैसा वो आजी बोलती थी, देखो हाडं गेली वड्याला, इसका मतलब है उनकी जो हड्डी है वो स्मशान, मतलब जहाँ पर लोगों को लेकर वहां पर उनका अंत्य संस्कार किया जाता है, वहां पर उनकी हड्डी पहुंच चुकी है, बगा माझ्या मड्याला, मतलब मेरी हड्डी वो स्मशान तक, मतलब वो जहाँ पर अंत्य संस्कार किया जाता है वहां पर मेरी हड्डी पहुंच चुकी है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं, सिर्फ मेरा मड्याला, मड्याला मतलब मेरे डेड बॉडी को आप देख रहे हैं, ऐसी वो आजी बोलती थी. म्हातारी काय बोलते हे सगळ्यांना समजायचं असं नाही, पण प्रत्येक जण तिच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न करतो. म्हातारी प्रत्येकाशी बोलते, मला सखू आजी नेहमीच एक कविता वाटते, ती कवितेत बोलते, कवितेत जगते, तिच्या इतकं प्रचंड भाषिक ज्ञान मला कोणाकडेही दिसलं नाही. तो लेखक क्या कह रहे हैं कि सखू आजी ऐसी बोलती थी कि किसी को समझ में नहीं आता था, फिर भी सब लोग उनके साथ बोलने का प्रयास करते थे. तो लेखक कहते हैं सखू आजी मला नेहमी एक कविता वाटते, मतलब सखू आजी एक पोएम, एक कविता जैसे लेखक को लगती है, वो कविता में ही बोलती है, कविता में ही जीती है, तिच्या इतकं प्रचंड भाषिक ज्ञान, प्रचंड भाषिक ज्ञान, मतलब जो वो जिस लैंग्वेज में बोल रही है उसके ऊपर उनकी कमांड है, और उसमें जो अलग अलग शब्द है उसके बारे में उसको पूरा ज्ञान है, पूरा उनको उसके बारे में जानकारी है, इसकी वजह से लेखक बोल रहे की तिच्या इतकं प्रचंड भाषिक ज्ञान मला कोणाकडेही दिसलं नाही.
हा देखो, सखू आजी सहज बोलायला लागली तरी एक कविताच बोलायची. म्हणजे कुणी म्हटलं, म्हातारी गप्प घरात बसायचं सोडून कुठं निघालीस, तर लगेच म्हणायची, लोकाला सरण दिक्काला, माझं कपाळ भरलं आबाळ, मरलं माणूस झिजलं कानूस, म्हातारी नवसाची भरून उरायची. हे सगळं ती जुळून बोलायची असं नाही, पण ती बोलायला लागली की आपोआपच तिच्या तोंडातून ते बाहेर यायचं. तिच्याशी बोलताना एक अवर्णनीय आनंद मिळायचा. देखो, सखो आजी हमेशा कविता में ही बोलती थी, लेकिन वो जो भी बोलती थी वो उनके उनके अंदर से अपने आप आता था। ऐसा नहीं कि वो जुमला करके बोलती थी, ऐसा नहीं था। वो जैसे ही बोलना स्टार्ट करती वैसे अपने आप उनका आवाज मतलब उनकी जो कविता है वो अपने आप बाहर आती थी। अभी किसी ने पूछा कि म्हातारी गप्प बस, घरात बसायचं सोडून कुठं निघालीस मरायला। मतलब किसी ने अगर बोला कि म्हातारी मतलब बुढ़ी, आप घर में बैठ कहा जा रही मरने के लिए, तो उसमें वो क्या बोली देखो। फर्स्ट है मरण लोकाला शरण दिक्काला। इसका मतलब है लोकांना फक्त मृत्यू दिसतो, चितेवरील आत्मा कधीच अनंतात चितेवरील आत्मा कधीच अनंतात पोहोचतो। इसका मतलब क्या है कि मरण लोकाला शरण दिक्काला, लोगों को सिर्फ मतलब मृत्यु, मतलब कोई मरा हुआ, किसी की डेथ हुई है, सिर्फ यही दिखती है, लेकिन चितेवरील आत्मा कधीच अनंतात पोहोचतो। इसका मतलब है जो हमें डेड बॉडी दिख रही है, उसके ऊपर का जो आत्मा है, डेड बॉडी के अंदर का आत्मा है, वो कभी अनंतात विलीन होतो। मतलब उसमें से जान पहले ही कभी गई हुई रहती है। उसके बाद दूसरा है माझं कपाळ भरलं आभाळ। माझं कपाळ भरलं आभाळ म्हणजे पावसाच्या ढगांनी जसं आभाळ भरलेलं असतं तसं माझं नशीब आहे। मतलब पावसाचे ढग आहे, मतलब बादल, जैसा बादल होने के पहले जो आकाश में जो बादल भरे हुए रहते, वो बादल में जैसा पानी रहता है, वो मतलब पानी से फुल भरे हुए रहते, वैसा मेरा नशीब है। माझं कपाळ, कपाळ मतलब फोरहेड, भरलं आभाळ मतलब आभाळ भरा हुआ है। आभाळ मतलब आसमान, बादल, वो भरे हुए हैं, वैसा मेरा नशीब है। तीसरा है मरलं माणूस झिजलं कानूस। इसका मतलब है मेलेले माणूस हे झिजून जीर्ण झालेल्या कंसासारखं असतं। मरलं माणूस झिजलं कानूस। मरलं मतलब मरा हुआ इंसान, और झिजलं कानूस, झिजलं मतलब उसकी झीज होना। कानूस मतलब जो ज्वारी और बाजरी जो रहती उस जब उसकी फसल रहती है और वो फसल में जब वो उसका फसल का वो जो रहता है जिसको ज्वारी बाजरी लगी रहती है, उसको कानूस मतलब उसको मराठी में कनिस कहा जाता है। तो वो कनिस एक जगह पर रह रहकर उसकी झीज हुई है। मतलब वो एकदम ऐसा जैसा फटा हुआ कपड़ा कैसे एकदम टूट फट फट के एकदम पूरा जीर्ण हुआ रहता है, वैसा अ, आजी का कहना है कि जो मरा हुआ इंसान है उसका शरीर भी वैसे ही रहता है। तीसरा जो है म्हातारी नवसाची भरून उरायची। मतलब म्हातारी नवसाची भरून उरायची। म्हातारी म्हणजे सखू आजी तुम्हाला नवसाने मिळालेली आहे, तिचे अस्तित्व सर्वत्र व्यापून उरले आहे। मतलब सखू आजी जो है, वो सखू आजी आपको नवसाने मिला। नवसाने मतलब अगर हम लोग पुराने जमाने में जो लोग थे कि मुझे लड़का होना चाहिए, लड़की होनी चाहिए, मेरा ऐसा होना चाहिए, मेरा वैसा होना चाहिए,
उसके लिए गॉड के सामने कुछ नवस मतलब कुछ मन्नत मांगते हैं, तो वो सखुआत जी कह रही कि आपने मन्नत मांगकर आपको ये सखुआत जी मिली है, और उसका अस्तित्व मतलब सखुआत जी आपके गांव में सब जगह पर आपको सखुआत जी दिखाई देगी। मतलब उसके विचार आचार सब आपको सखुआत जी ही दिखेगी। भरून उरायची मतलब सबके विचार खत्म हो गए, फिर भी सखुआत जी के जो विचार है किसी के मन से जाएंगे नहीं। और ये शब्द सुनते समय लेखक को बहुत आनंद होता था। तिच्याशी बोलताना एक अवर्णनीय, अवर्णनीय मतलब इनक्रेडिबल, मतलब इतना आनंद मिलता था कि हम लोग वो सोच भी नहीं सकते थे, इतना उनको आनंद मिलता था। हाँ देखो अभी आगे का पैराग्राफ। जो बच्चे रेज हैंड कर रहे लास्ट में उनको मैं सवाल अगर कुछ पूछना है तो लास्ट में सवाल पूछ सकते हैं। अभी थोड़ा पढ़ाने के बाद जो रेज हैंड कर रहे बाद में उनके सवाल का जवाब दिया जाएगा। लहानपणी शाळेला जाता जाता आजी आम्हाला गोळा करून बसायची। ये देखो बचपन में अगर वो स्कूल में जाते थे तो ऐसे ये देखो यहाँ पर ये सखुआ आजी है और यहाँ पर ये बच्चे बैठे हैं। और क्यों बैठे हैं? क्योंकि उनको आजी कहानी सुनाती थी। देखो शेतातल्या देवळाच्या गोष्टी सांगायची। आजीची गोष्ट कधी कधी आठवडा चालायची। शाळेला जाताना काही वेळ, शाळेहून येताना काही वेळ, असा तो ठरलेला कार्यक्रम असायचा। म्हणजे लेखकाला लहानपणी आजी गोष्टी सांगायची, आणि गोष्टी कधी सांगायची आणि कोणत्या सांगायची? गोष्टी सांगायच्या शेतातल्या, देवाच्या गोष्टी, आणि गोष्ट कधी सांगायच्या? शाळेतून जाताना किंवा शाळेला जाताना किंवा शाळेतून येताना। आणि आजीची गोष्ट ही एक एक आठवडा, आठवड्यामध्ये वीक, 1 वीक, एक हफ्ते तक उनकी गोष्ट चलती थी। और वो कौन सी कहानियां बताती थी? खेत में और देव देवताओं की कहानी बताते थे। और स्कूल में जाते समय या स्कूल से वापस आते समय वो लेखक आजी के पास बैठकर वो गोष्ट मतलब कहानी सुनते थे। एकदा आजीने एक गोष्ट सहज सुरू केली आणि संपवली। एक बार आजी ने एक गोष्ट कहानी बताना शुरू किया और वो खत्म की, पण ती माझ्या मनात दीर्घकाळ रेंगाळली। दीर्घ काल मतलब बहुत लंबे समय तक। और रेंगाली, रेंगाली मतलब उनके मन में, रेंगाने मतलब उधर के उधर ही घूमना, मतलब वो कहानी उनके मन में हमेशा रहती थी। रेंगाने का मतलब क्या है? अगर कोई चीज हमें अच्छी लगती है, चाहे बाजार में हो, चाहे किधर भी हो, या गार्डन में हो, कुछ भी हो, वो वस्तु के समय हम लोग बार बार घूमते रहते हैं, बार बार उसका ही विचार करते रहते। तो उसको कहा गया है कि रेंगाड़ी, मतलब उनके मन में हमेशा वो आज के कहानी के ही विचार आते थे। आजी म्हणाली, अभी देखो आजी की गोष्ट, आजी की कहानी, आजीची गोष्ट येथून पुढे चालू होते की आजी गोष्ट कशी सांगायची। शेतात एक साप होता, त्याचा माणूस झाला, त्याला पंख फुटले, तो समुद्रावर गेला, 4 तपश्चर्या केली, परत आला, त्याचा बैल झाला, खांदा मळला, नांगर जुतला, फाळाला नागिन बसली, बैलाची दातकुंडी बसली, नांगराचा नंदी झाला, बैलाला आंघोळ घातली, त्याचा साप झाला, नागणीला घेऊन पळाला। हे सांगताना आजीच्या चेहऱ्यावरचे बदलणारे भाव, हाताच्या हालचाली, या साऱ्यातून हे सारं आपल्या समोर
घडतं आहे. देखो, शेतात साप होता, मतलब खेत में साप था, त्याचा माणूस झाला, उसका इंसान बन गया, त्याला पंख फुटले. ये देखो, ये खेत में सांप था और वो सांप का ये इंसान बन गया, उसके बाद त्याला पंख फुटले. ये देखो, इंसान को ऐसे पंख लगे हुए और वो उड़ रहा है. पंख फुटले तो समुद्रावर गेला और वो उड़ते उड़ते समुद्र पर गया. उसके बाद क्या है, 4 तपश्चर्या केली. 4 तप मतलब ये एक पीरियड है, जैसा हमारा 1 साल 2 साल 4 साल 8 साल रहता है, वैसे 4 तपश्चर्या केली. तपश्चर्या मतलब क्या है, पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि है एक जगह पर बैठकर आग बनकर जैसे तपश्चर्या करते हैं वैसा ले उन्होंने तपश्चर्या की. और 4 तप मतलब एक तप, एक तप मतलब 12 साल और 4 तप मतलब 12 गुना 4 तो कितने होते हैं, 48 मतलब 48 वर्ष उन्होंने तपश्चर्या की. मतलब करीब करीब 50 साल उन्होंने तपश्चर्या की. परत आला मतलब ये इंसान तपश्चर्या करके फिर से वापस आया, त्याचा बैल झाला. देखो, अभी इंसान का जो है वो ये बैल हो गया. खांदा मळला नांगर जुपला, मतलब ये बैल का खांदा है और नांगर जुपला मतलब एक किसान जो बीज बोने के पहले जो खेती की मशागत करता है उसके लिए नांगर इसको कहा जाता है, जुताई के लिए. ये नांगर उन्होंने स्टार्ट किया. पाळाला नागिन डसली. अभी ये देखो, ये जो औजार है, ये जो है उसको लास्ट में एरो रहता है, एकदम नुकीला भाग रहता है, क्योंकि जुताई के लिए वो ज्यादा से ज्यादा मिट्टी खोदने के लिए उसको नीचे वो एकदम नुकीला एक भाग रहता है. तो उसको क्या हुआ, नागिन डसली मतलब उस ये लास्ट जो भाग रहता है ये इसका, उसको नागिन डसली मतलब सांप ने काटा उसको. आगे क्या हुआ, बैलाची दातकुंडी बसली. ये जो बैल है उसकी दातकुंडी मतलब दांत, दातकुंडी मतलब दांत एक के ऊपर एक पैक होना. ये भी बीमारी है, मतलब किसी किसी लोगों को ज्यादा होती है. तो दातकुंडी बसली मतलब एक के ऊपर दांत फिट हो गए, मतलब बैल आगे के पीछे नहीं हो रहे थे, जगह पर ही खड़े थे. नांगराची नदी झाली. अभी ये जो नांगर है उसकी क्या हुई, नदी हुई. बैलाला अंघोळ घातली और उस नदी में बैल को नहलाया. अंघोळ मतलब नहलाना. त्याचा साप झाला और फिर ये बैल का क्या हुआ, साप हुआ और नागिनीला घेऊन पळाला. तो सांप, नाग नागिन, तो सांप में मेल फीमेल रहते हैं, तो वो फीमेल को लेकर पड़ाला मतलब भाग गया. और ये सब चीजें बताते समय आज जी के चेहरे के ऊपर जो भाव थे, मतलब आज जी के चेहरे के ऊपर के जो एक्सप्रेशन थे, भाव मतलब एक्सप्रेशन थे, वो चेंज होते रहते थे. और जो सुनने वाला है उसको लगता था कि ये हमारे नजर के सामने ही हो रहा है. त्याचा सॉरी हा या हाताच्या हालचाली या साऱ्यातून असं आपल्या समोर घडत आहे, आपण पाहत आहोत असं वाटून अंगावर शहारे यायचे. ही गोष्ट ऐकल्यानंतर कित्येक दिवस ही गोष्ट माझ्या स्वप्नात जशीच्या तशी घडायची. और लेखक सांगतात की ही गोष्ट ऐकताना माझ्या अंगावर शहारे यायचे. शहारे यायचे मतलब उनको डर लगता था कि ये गोष्ट और हमेशा उनके मन में जैसे के वैसे उनके मन में वो रहती थे. और बैल अंघोळ करायला लागला की डोळे टक्क उघडे पडायचे, तिथून पुढे झोपच लागायची नाही.
कधीतरी स्वप्नातल्या साप नागिन घेऊन जाईल आणि आपल्याला हे स्वप्न पडायचं बंद होईल असं वाटायचं. पण काही वर्षात असं घडलं नाही. ही कथा कधी कधी स्वप्नात येतेच. देखो लेखक, उस कथा के कुछ चीजें जो लेखक को लेखक अपने नींद में रहते तभी वो स्वप्न देखते थे, सपना देखते थे. और वो क्या था कि बैल अंघोळ करायला लागला. मतलब बैल बैल नहाते समय डोळे उघडे टक्क पडायचे. मतलब आंख अपने आप खुलती थी. डोळे टक्क उघडे पडायचे. मतलब आंख उनकी खुलती थी. तिथून पुढे झोपच लागायची नाही. उसके बाद उनको नींद ही लगती नहीं थी. कधीतरी आपल्याला स्वप्नातला साप नागिन घेऊन जाईल और उनको लगता था कि वो जो मेल फीमेल नाग नागिन की जो जोड़ी थी वो एक साथ अपने साथ जाएगी और हमें ये सपना जो आता था वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, ऐसा उनको लगता था. लेकिन कई वर्षात असं कधी घडलं नाही. ही कथा कधी कधी स्वप्नात येतेच. मतलब लेखक का कहना है कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं. ये घटना, ये कथा हमेशा उनके सपने में आती थी. आजीने काही गोष्टी सांगितल्या, पण एवढीच कशी मेंदूत रुतून बसली हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. त्या काळी आणि त्यानंतर या गोष्टीचा अर्थ आजीला विचारला होता तर ती फक्त हसायची. मध्येच एकदा म्हणाली, गाव घरतीला, सपान धरतीला, धरती दुआपली, माती हराकली. हे आता आता हे कोणाला कळणार. नंतर म्हातारीला काहीच विचारलं नाही. देखो, आज जी ने उसके बाद कैक मतलब बहुत गोष्टी, बहुत कहानियां बताई, पण एवढीच कशी मेंदूत रुतून बसली. लेकिन वो सभी कहानी में से ये जो अभी कहानी हम लोगों ने देखी वही लेखक के मन में रुतून बसली. मतलब उनके मेंदूत, मतलब उनके दिमाग में वो कैसे बैठ गई, यह प्रश्न अनुत्तरित आहे. अनुत्तरित मतलब जिसका आंसर नहीं मिल रहा, ऐसा क्वेश्चन उनके मन में आज भी था. त्या काळी आणि त्यानंतर या गोष्टीचा अर्थ आजीला विचारला होता तर ती फक्त हंसायची. तो लेखक ने उस टाइम पर आजी को उस चीज की आंसर पूछा था, लेकिन वो क्या, आजी सिर्फ हसती थी. नंतर म्हातारीला काहीच विचारलं नाही. सॉरी, ती फक्त हसायची. मध्ये एकदा म्हणाली और आजी सिर्फ हंसी और बाद में क्या बोली, गाव घरतीला, सपान धरतीला, धरती दुआपली, माती हराकली. अभी लेखक कह रहे, अभी ये आजी बोल रही, अभी ये किसको समझने वाला है. और लेखक को नहीं समझा, फिर भी उन्होंने आजी को पूछा नहीं. अभी उसका मतलब क्या है. हाँ देखो, उसका मतलब क्या है. गाव घरतीला, सपान धरतीला, माती दुआपली, माती हराकली, धरती दुआपली, माती हराकली. इसका मतलब है, जर अब्रुदार कुलीन असेल तर तिथल्या धरतीला पण सुंदर स्वप्न पडतात, मग गाव आनंदी होतो. इसका मतलब है, गाव घरतीला, सपान धरतीला, धरती दुआपली, माती हराकली. अगर गांव मतलब आजी का गांव अगर कुलीन अब्रुदार, मतलब गांव अगर कोई भी चीज, मतलब गलती या ज्यादा गांव से होती नहीं है और गांव एकदम शरीफ, कुलीन मतलब एकदम शरीफ है,
तो वहाँ की धरती को भी वो धरती को भी सपना आता है। वो मतलब वो गांव अच्छा होता है और उसके साथ साथ गांव भी आनंदी रहता है। मतलब अगर गांव अच्छा रहेगा तो धरती को भी सपना आएगा और वो सपना आने के कारण गांव भी आनंदी रहेगा। ये आजी की ये अलग सी थोडी पोयम है। सखो आजी गावातल्या कुणाच्याही बारशाला लग्नाला मैताला पुढं असायचीच. सगळं तिच्या म्हणण्यानुसार चालायचं. तिच्या शब्दाला चैलेंज नसायचं. देखो सखो आजी गांव में जो भी प्रोग्राम रहेगा उसमें सखो आजी प्रोग्राम में बगैर प्रोग्राम होता ही नहीं था। और कौन कौन से प्रोग्राम है? बारशाला। बारशाला का मतलब क्या है कि किसी छोटे नाम से उसको कहा जाता है बारस। मतलब नेमिंग सेरेमनी ऑफ अ न्यू बॉर्न। मतलब जो न्यू बच्चा होता है उसका नाम रखा है तो वार्ष लग्नाला शादी को मैदान तो हटकून पुढं असायची। हटकून पुढं असायची का मतलब है कि आज हमेशा सबके सामने जो मेन प्रोग्राम करने वाले प्रोग्राम का मेन जो थी वो हमेशा आजी रहती थी। सगळं तिच्या म्हणण्यानुसार चालायचं। तिच्या शब्दाला चॅलेंज नसायचं और आजी जो थी वही होता था। तिच्या शब्दाला चॅलेंज नसायचं। मतलब उसमें आजी जो बोले वो शब्द ही फाइनल था। उसके उल्टा या उसको कोई भी चैलेंज नहीं दे सकता कि ऐसा वैसा कोई भी बीच में का नहीं था। ऐसी आजी का बोलना था। गावातल्या बापाई माणसात ती एकदम बरोबरीने वावरायची। एकदा आमच्या लक्षित्रा ठरली इड पड चाली झाली चाकबंदी झाली। अशात गावातली वस्तू बाहेर जाऊ द्यायची नाही असा नियम पडला। और जब गावात बापाई माणसाती एकदम बरोबरीने वावराची। बापाई माणसं मतलब जो गांव के जो जेंट्स थे जितने भी लोग थे उनके साथ एकदम अच्छे मतलब उनके साथ व्यवहार था उनका। एकदा गावच्या लक्ष्मीची जत्रा ठरली। मतलब एक बार में मेला रखा था। इड पड़ने मतलब वेढ़ा पड़ने का मतलब पूरा सर्कल मतलब टू इन सर्कल मतलब गांव को पूरा वेढ़ा मतलब पूरे वेढ़ा पड़ा था। चाकबंदी झाली। चाकबंदी का मतलब है बैन ऑन ब्लॉक कार्ट मतलब बैल चालवणे। मतलब गांव में बैलगाड़ी मतलब पुराने जमाने में दो बैल आगे रहते तो उसको बैलगाड़ी का कोई भी गावा नहीं। गावात अशा गावातली वस्तू बाहर जाऊ द्यायची नाही असा नियम। ऐसे टाइम पर गांव की जो भी वस्तु है वो बाहर जाने देने का नहीं ऐसा नियम। मतलब अभी कोरोना था वैसे ही आजी के जो नियम थे कि गांव से कोई भी गाड़ी नहीं चला। उसके बाद में बाहर की वस्तु आने देने का नहीं और जाने देने का नहीं।
हेलो सर। हम एंडिंग में आए थे सुखपाल जी के। हाँ ठीक है। हाँ तो हाँ देखिए, सबको पार्ट समझ में आया होगा। आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखें। अभी किसी को कुछ सवाल पूछने हैं तो रेज हैंड सवाल पूछ सकते हैं। हाँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर हरातिल मतलब हरा हरावतली। जरा स्लो से बोलो। हाँ, हरावतली का मतलब जरा स्लो से बोलो, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। हरावतली का मतलब हेलो। हेलो सर। हाँ हाँ बोलो। हरावतली का मतलब हराकली का मतलब देखो, अभी वो ये है, जैसे हम लोग कुछ कहावत जैसा रहता है या कुछ पहेली जैसे रहती है, वैसे वो आज ही बोली है कि हराकली उसका। अगर आप लोग वर्ड का मीनिंग देखोगे तो वो मीनिंग अलग हो जाएगा, और उनका पूरा सेंटेंस अगर आप देखोगे तो सेंटेंस का मतलब मैंने बताया था। अगर मतलब उसका सिर्फ वर्ड का अगर मीनिंग लेना है तो माती हराकली, हराकली का मतलब है माती दूर होना, या माती मतलब ऐसे हवा की वजह से ऐसे होना, उसको कहा जाएगा माती हराकली। ठीक है। हाँ सर। थैंक यू। हाँ, और किसको कुछ पूछना है? आप बोलिए। सबा परवीन शेख। हेलो सर। चलो, अभी मीटिंग का टाइम हुआ है, अभी मीटिंग करते हैं। आगे के जो पार्ट है अगले सेशन में हम लोग देखेंगे। हो गया सर। हेलो। होगा सर। ठीक है सर, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।